माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 29 करने वाले हैं आज हम। और ये जो वर्कशीट है ये 9 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। वही सारे क्वेश्चन के आंसर आपको विद एक्सप्लेनेशन दे दिए जाएंगे। उससे पहले हम चैप्टर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि साइंस पढ़ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फैक्चुअल चीज़ होती है। ठीक है, तो जो हमने लास्ट वर्कशीट में स्टार्ट किया था चैप्टर मोशन, आप सबको रिमेंबर होगा, उसी को थोड़ा सा आज दो और पर्टिकुलर हम टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। स्पीड आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। ठीक है, गाड़ी में जाते हैं हर जगह स्पीड 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 यूज़ करते हैं। आखिर ये स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ये हम समझेंगे अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स समझने वाले हैं। तो वही हमारे ज्ञान और जिज्ञासा आपके लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझेंगे, सारे क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और जो पैरा है उसे भी एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद आपके लिए वीडियो के एंड में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जो ज्ञान भैया हैं वो पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट इन मोशन एंड हाउ डिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। कभी आपने सोचा है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो ज्ञान बोल रहा है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मोशन में रेफरेंस पॉइंट क्या चीज़ होती है। एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कई बार हम सिमिलर समझ लेते हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है ये जानना चाहते हैं। और आई होप आपको भी कंफ्यूजन होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या दो क्वांटिटी हैं। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब जो आपकी दीदी हैं वो रिप्लाई कर रही हैं, देखिए कैसे करती हैं। ज्ञान, वी नो दैट द लीनियर मोशन, हमने 3 तरह के मोशन पढ़े थे लास्ट वर्कशीट में, आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, रिवाइज हो जाएगा। 3 तरह के मोशन थे, स्ट्रेट लाइन, लीनियर, यूनिफॉर्म, और थर्ड वन बताइए, सॉरी एक सर्कुलेटरी होता था और थर्ड वन आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, पर आप तीनों लिखेंगे जिससे आपका रिवाइज हो। ज्ञान, वी नो द लीनियर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। तो वो कह रही है जो हमारे 3 तरह के मोशन हैं उसमें से जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है, जिसे हम लीनियर मोशन कहते हैं, जो टाइम के साथ पूरा डिस्टेंस टाइम के साथ कवर करता है, वो सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्म होता है मोशन का, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। हमें ये पता लगाने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए कि ऑब्जेक्ट ने समय के साथ कितना डिस्टेंस कवर किया है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। देखिए हमने कैसे पता लगाया था कि कोई चीज़ मोशन में है या कोई चीज़ स्टेशनरी है, वो चीज़ हमने ऐसे फाइंड आउट की थी कि हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे 2 ऑब्जेक्ट में। अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तभी तो हम बता पाएंगे कि दूसरा चीज़ जो है वो मोशन में है, कम चल रहा है या तेज चल रहा है, वो हम ऐसे ही तो फाइंड आउट करते थे। तो यही कह रहे हैं कि कभी भी आपको मेज़र करने के लिए एक ओरिजिन पॉइंट की, एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होगी। जैसे कि आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में आप ओरिजिन दिखाते हैं ना, इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, इसको आप सेंटर को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और फिर कंपेयर करते हैं कि यहाँ से कोई चीज़ इधर गई, ठीक है, लेफ्ट गई, राइट गई, कितना मीटर गई, तो वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। और सिंपल भाषा में थोड़ा आपकी लैंग्वेज में समझ लें कि मान लो आप राहुल हैं और एक है प्रिया, ठीक है, इसके बाद आप दोनों की रेस होनी है स्कूल से लेकर 2 किलोमीटर की रेस होनी है। तो स्कूल में एक आप पॉइंट फिक्स करोगे ना कि यहाँ से इस टी पॉइंट से आपकी रेस स्टार्ट होगी। तो जिस पॉइंट को आप स्टार्टिंग यानी रेफरेंस के लिए मान रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे या रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। क्योंकि जब आप एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स करेंगे तभी तो आप बताएंगे कि आप कितना दूरी चल के आए हैं और कितने टाइम में। फिर जिसने कम टाइम में ट्रेवल किया होगा वो जीत जाता है रेस, जैसा कि आप रेस में देखते हैं, आपने भी पार्ट लिया होगा स्कूल में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर जो हम रेफरेंस पॉइंट जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो हमारा ओरिजिन होगा। द रेफरेंस ओरिजिन पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट। और रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ही हम बताते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। अब देखिए मैंने कहा था 2 पर्सन हैं जो रेस के लिए जिनकी होनी है टी पॉइंट से, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो
अब देखिए एक बंदा जो है वो टी पॉइंट पे ही खड़ा रह गया, दूसरा बंदा है वो टी पॉइंट से भाग के 1 किलोमीटर आगे पहुंच गया, तो हम क्या बोलेंगे जो वहीं पे खड़ा रह गया कि वो रेस्ट पे है, क्योंकि वो आगे बढ़ा ही नहीं, उसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से चेंज हुई ही नहीं। और दूसरा मोशन में है क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज होती है तो मतलब मोशन में है। Whenever an object move from its reference point, it comes a direction in time interval। अगर वो कोई चीज़ मोशन में होगा तो एक डायरेक्शन में टाइम इंटरवल में वो कुछ दूरी को तय करेगा। ठीक है, इसके बाद फिर वो बता रही हैं कि द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कह रही है कि जो टोटल कोई भी लेंथ ट्रेवल करेगा एक्चुअल पाथ का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। थोड़ा आप डिस्टेंस को ध्यान से समझना, अभी तक जो आप डिस्टेंस पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा फिजिक्स की लैंग्वेज में समझ लेते हैं। जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है कि आपका यहाँ पे घर है, ठीक है, ए पॉइंट पे आपका घर है, बी पॉइंट में आपका स्कूल है। ठीक है, तो आपको अपने घर से स्कूल जाने में आपने यहाँ से यहाँ पे गए, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ के लिए आपको 5 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको 6 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा। तो आपका डिस्टेंस कितना होगा, आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 5 + 6 11 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस क्या होगा, चाहे आप जितना भी घूम घूम के कहीं से भी जाएं, आपने टोटल जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया वो सारा पूरा पाथ क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस में आपने जितना भी ट्रेवल किया सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। तो जो एक्चुअल पाथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, पूरी लेंथ जो आपने ट्रेवल की सारा डिस्टेंस में काउंट होगा। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने ये पढ़ा भी था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू आप इंडिकेट करेंगे, डायरेक्शन नहीं होगी। इसके बाद इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कभी आपने ऐसा दिखा है -5 मीटर, -8 मीटर ऐसे लिखा हुआ दिखा है, नहीं। डिस्टेंस हमेशा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। अब इनिशियल पोजीशन क्या होता है, फाइनल, जहां से आपने स्टार्ट किया उसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, और जहां आप पहुंचे उसे हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल में पहुंचने में जो टाइम आपको लगा उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे कि टोटल डिस्टेंस जो ये है, मैं आपको थोड़ा और सिंपल में समझा देती हूँ कि आपको स्कूल जाना है। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, स्कूल जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने फ्रेंड को पिक करना हो, तो पहले आप जाएंगे अपने फ्रेंड के घर, फिर आपने फ्रेंड के घर से अपने फ्रेंड को लिया, उसके बाद जाके स्कूल गए। तो आप टोटल डिस्टेंस क्या होगा, पहले आपके घर से आपके दोस्त का घर मान लो 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर, फिर दोस्त के घर से स्कूल तक का जो पूरा डिस्टेंस है, मान लो वहाँ से 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर, 5 + 3 8 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस होगा। समझ गए। और इनिशियल पॉइंट क्या होगा, आपका घर होगा, क्योंकि घर से स्टार्ट किया था और पहुँचे कहाँ, स्कूल, तो फाइनल पॉइंट क्या हुआ, स्कूल। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। Whenever the shortest distance between the initial point origin to the final position is called displacement। वहीं अगर हम displacement की बात करें, whereas shortest distance, तो displacement में जो shortest पाथ ट्रेवल किया जाता है इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने को, उसको displacement कहते हैं। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल की फॉर्म में दिखाया है। यहाँ पे ए पोजीशन है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे आप हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है, अगर आपको यहाँ से डिस्टेंस की बात करूँ तो ये ट्रैवल किया, ये ट्रैवल किया, ये पूरा क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और डिस्टेंस अगर आप यहाँ से यहाँ जाएं तो भी ये पूरा कैलकुलेट होगा, मतलब कि इतना प्लस इतना, चाहे आप आए चाहे जाएं, मतलब इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, हमेशा 5 + 3 पूरा ही काउंट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, आपने पाइथागोरस पढ़ा होगा, पाइथागोरस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हमेशा आपको दूसरी जगह पहुंचना चाहिए। थोड़ा और सिंपल, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट मुझे लगता है क्लियर करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं बोलूँ ये पोजीशन है,
ठीक है, ये पोजीशन है। आपने चलना स्टार्ट किया यहाँ से आप यहाँ गए 5 किलोमीटर, फिर ठीक है यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से आप यहाँ गए, तो आपने क्या किया, फिर 5 किलोमीटर चले और फिर वापस यहाँ पे आ गए 5 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बेटा आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बोलेंगे मैम पहले 5 चला, फिर 5 चला, फिर 5 चला, मैं टोटल 15 किलोमीटर चल के आया हूँ। ठीक है, हो सकता है गाड़ी से आए हो, पैदल मत चल के जाना इतना, तो बोलो कि आप मैं 15 किलोमीटर चल के आया हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस 15 किलोमीटर हो गया, मैंने मान लिया। अगर मैं बोलूँ बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। वाई 0? क्योंकि ये आपका इनिशियल पॉइंट था और वापस आके आप यहीं पहुंच गए, फाइनल में भी यहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जो विस्थापित हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाता है, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं। ठीक है, तो आप तो यहीं थे और वापस यहीं पहुंच गए, तो जो आपने ये ट्रैवल किया ये डिस्प्लेसमेंट में नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप दूसरे पॉइंट पे होते तो वो वैल्यू होती डिस्प्लेसमेंट की। अब आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को थोड़ा समझ पा रहे होंगे। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका अपनी एक वैल्यू होती है और एक मैग्नीट्यूड भी होता है। मतलब आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन 0। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से मान लीजिए ये ग्राफ है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से इधर जा रहे हैं तो आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा, इधर जा रहे हैं नेगेटिव वैल्यू होगा, और हो सकता है यहाँ से आप चले और घूम फिर के वापस यहीं पहुँच गए तो 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आइदर आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। बट डिस्टेंस, दूरी जो है, दूरी में पूरी वैल्यू काउंट होती है और हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं फिर से समझा दूंगी यार, कोई टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो। इसके बाद दोबारा जो ज्ञान है ना, फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं, दीदी व्हाट इज स्पीड एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। अब वो जानना चाहते हैं कि स्पीड क्या है। ठीक है, आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि स्पीड क्या है अकॉर्डिंग टू साइंस एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। जिज्ञासा अब बोलेंगी, ज्ञान द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। पर यूनिट टाइम में आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसे हम स्पीड कहते हैं। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चीज़ को समय से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ है उसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर लगा देते हैं या रेट लगा देते हैं। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम, अगर आप कोई डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। एज पर एसआई सिस्टम, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। और यूनिट कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। देखो, यूनिट आपको याद ना रहे ना तो आप एग्जाम में बना भी सकते हो। कैसे बना सकते हो, आपको पता है कि जो स्पीड होती है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जितनी दूरी, इसकी डेफिनेशन यही तो है, आपने जितनी दूरी तय की जितने समय में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्पीड बोलते हैं। डिस्टेंस किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, आपको पता है। ठीक है, डिस्टेंस मीटर में, और टाइम किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। पर के लिए ऐसे ये निशान लगाते हैं, जैसे डिवाइड का निशान होता है ना, वैसे लगाते हैं। तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई। Most of the condition an object usually moves with an non-uniform motion। लेकिन क्या आपने देखा है कि हमेशा जो गाड़ी चलेगी वो यूनिफॉर्म मोशन में चलेगी, आप चलेंगे यूनिफॉर्म में चलेंगे? जी नहीं, हम ज़्यादातर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, पापा के साथ गाड़ी पे स्कूल जा रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि पापा पूरे रास्ते आपके 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बताइए, घर से निकलेंगे, हो सकता है आप 60 की स्पीड से गए, रेड लाइट आ गई, वहाँ पे आपकी स्पीड क्या होगी, रुक गए ना थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर कहीं पे ट्रैफिक खुला, पापा थोड़ा तेज़ निकाल लिए, उसके बाद फिर कहीं पे जाम लग गया, ब्रेक हो गया, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम हो गई, फिर वहाँ पे स्पीड कम हो गई।
तो हम कभी भी, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा एक ही स्पीड से चल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप भी वॉक कर रहे हैं तो भी आप पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि एक ही यूनिफॉर्म स्पीड में चलते जाएंगे, कभी स्लो होंगे, कभी फास्ट होंगे, कभी बैठ जाएंगे, कभी दोस्त के साथ बात करने लगेंगे। तो हम ज़्यादातर डेली लाइफ में क्या देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, अगर आप ग्राफ बनाएंगे, ये जो लाइन आती है इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म में अगर ग्राफ बनाएंगे तो कभी आपकी स्पीड ज़्यादा है, कभी कम है, ठीक है, ऐसे ग्राफ आ सकता है या ऐसे ग्राफ आ सकता है। तो ये ग्राफ होते हैं नॉन यूनिफॉर्म के। अब अगर हम नॉन यूनिफॉर्म में चल रहे हैं तो क्या कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म में चल कर रहे हैं तब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। द स्पीड ऑफ ईच ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड। तब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड कि भैया एक बार हम 180 की 110 की स्पीड से चले, एक बार 60 की स्पीड से चले, सारी स्पीड को कैलकुलेट कर दो, अपॉन में सारे टाइम को कैलकुलेट कर दो, तो उससे हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। ये है आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम। और ये एवरेज स्पीड को इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है, वी कहते हैं, और इसको हम ऐसे दिखाएंगे S/T। S मतलब यहाँ डिस्टेंस है, T मतलब यहाँ पे टाइम है। जैसे कि आप स्कूल में एवरेज मार्क भी तो निकालते हैं, क्लास में किसी बच्चे के 20 आउट ऑफ 5 आ रहे हो, किसी बच्चे के 20 आउट ऑफ 20 आ रहे हैं, तो टीचर से हर बच्चे का मार्क्स नहीं पूछा जाता है। प्रिंसिपल बोलता है आपकी क्लास का व्हाट इज द एवरेज मार्क ऑफ योर क्लास, तो टीचर क्या करती है, 10 स्टूडेंट्स के सारे मार्क्स को कैलकुलेट कर देती है और सारे 10 बच्चों से डिवाइड कर देती है, तो उसका क्या बताती है, एवरेज मार्क्स। यस मैम, 17 to 18 या 14-15 इज द एवरेज मार्क्स ऑफ माई क्लास। ऐसे ही आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड, जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया सबको टोटल कर दो और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा 2 ग्राफ दिखाए हुए हैं। ग्राफ वैसे मैंने बता रखे हैं आपको, फिर से देख लो। यहाँ पे ये किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। दूसरा ग्राफ अगर आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन, यानी अगर आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर रहे हो, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो कैसा ग्राफ आएगा, ये जो सीधी लाइन है इस तरीके का ग्राफ आता है। और नॉन लीनियर का इस तरीके का ग्राफ आता है कि भाई देखो समय बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस कुछ ट्रेवल नहीं हो रही है, तो इस तरीके से ग्राफ आता है। नॉन लीनियर की बात करें, जैसा हम नॉर्मल लाइफ में चलते हैं तो इस तरीके का ग्राफ आता है। अब आपसे 4 क्वेश्चन पूछे हैं, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, जो आपसे उन्होंने पूछा है। एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत इजी है। स्पीड की डेफिनेशन देनी है और उसको SI यूनिट लिखनी है। और एक यहाँ पे आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, इसे सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने इतना सारा डिस्कस किया है, अब इसका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस आपको पता है, मैंने इतनी बार बताया है कि आपको डिफरेंस हमेशा टेबल की फॉर्म में लिखना होता है, तो हमने फटाफट से टेबल बना ली। अब आप लिखेंगे डिस्टेंस क्या होता है, द कंप्लीट लेंथ पाथ ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो आप कंप्लीट पाथ ट्रेवल करते हो 2 पॉइंट्स के बीच, उसे डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्ट लेंथ बिटवीन 2 पाथ व्हेन मेजर्ड अलोंग विद मिनिमम पाथ बिटवीन देम। 2 पाथ्स के बीच जब हम मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। सेकंड पॉइंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये आप सबको पता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। थर्ड वन क्या है, द डिस्टेंस कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यू। डिस्टेंस की हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू, यानी हमेशा प्लस में वैल्यू होगी। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन ज़ीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो भी हो सकता है कि आप भाई कितना भी घूम के उसी ओरिजिन पे वापस आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सॉल्व करने के लिए। सारे आंसर आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो वहाँ से भी कैचर कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपसे बोला है अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड। आपकी जो कार है जिससे आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं, तो वो 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर ट्रेवल करती है 5 सेकेंड में। एंड देन अनदर 20 मिनट 3 सेकेंड में, अगले 20 मिनट वो 3 सेकेंड में ट्रेवल करती है, ठीक है।
तो ये इन्होंने दे रखा है। अब बोला है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। मैंने बोला ना कभी रेड लाइट आ जाती है, कभी हम फ्री चल रहे होते हैं, तो ये आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो आपको बहुत सिंपल है, आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया था, ठीक है, तो वैसे ही आपको पुट करना है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ये आप सब जानते हो। तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालोगे, टोटल डिस्टेंस आपने कैसे ट्रेवल किया, पहले 20 मीटर ट्रेवल किया, फिर अगेन 20 मीटर, तो 20 मीटर प्लस 20 मीटर कितना हो गया टोटल, 40 मीटर आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। टाइम की बात करें तो पहले 5 सेकंड लगे, फिर 3 सेकंड लगे, टोटल कितने हो गए, 8 सेकंड। अब फॉर्मूला लिखेंगे, हमेशा फॉर्मूला पहले लिखो फिर अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, ये बटे में लिखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो इसको 40 अपॉन में 8, 40 को 8 से डिवाइड कर दो, यानी 40/8 अगर आप डिवाइड करोगे तो 8 5 जा 40, तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या हो गई स्पीड। तो आप एंड में लिखेंगे द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 5 मीटर पर सेकेंड आपकी एवरेज स्पीड रही कार की। तो इस आंसर का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन है डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस हम पर यूनिट टाइम में ट्रेवल करते हैं तो उसको स्पीड कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है, ये मैंने आपको सिखाया है कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। इसको अगर आप सिंबल की बात करें तो आप इसे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, ms-1 का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ अपॉन में है, जैसे इसको हम अपॉन में लिख रहे हैं, अगर ऊपर लिखनी है तो इधर -1 लगा के लिख सकते हैं। दूसरा इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, मीटर पर सेकेंड डंडा लगा के लिख सकते हैं। और स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये थर्ड का आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक ग्राफ दिया हुआ है और पूछा है इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी विच वन इज मूविंग फास्टर। आपको एक ग्राफ दिया है ए बी सी, इसमें कहा है कि कौन फास्टर मूव कर रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है और ये सी है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो आप बोलेंगे अब इसमें कैलकुलेट कैसे करें, कोई वैल्यू तो दी नहीं है। अगर आपको नॉर्मल यहाँ पे वैल्यू दे रखी होती है, टाइम में यहाँ पे दे रखा होता कि 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, और यहाँ पे इस तरीके से डिस्टेंस दे रखा होता 5 10 15, तब तो आप क्या करते, आप बोलते कि हाँ ए डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 मीटर, कितना 3 सेकेंड में, तो आप निकाल लेते 15/3, ठीक है, 3 पंजे 15, यानी इसकी स्पीड क्या हो गई 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। इसी तरीके से सी की निकाल लेते, ठीक है, इसी तरीके से बी की, और फिर आप बता देते कि हाँ जिसकी वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा होती तो आप बता देते। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो कम समय में जो ज़्यादा दूरी तय करता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। आप 5 मिनट में स्कूल पहुंच रहे हैं तो आपकी स्पीड ज़्यादा है, या 10 मिनट में पहुंच रहे हैं स्कूल तो स्पीड ज़्यादा है, मतलब टाइम कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। लेकिन आप बोलेंगे मैम यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं दिया, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको एक पेंसिल लेनी है, इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। ये एक रेफरेंस पॉइंट हमने बना लिया और यहाँ से ऐसे ए पे सीधी लाइन खींची। अब मैं इसको नीचे तक सीधी लाइन खींच दूंगी, इसको मैंने बोल दिया टाइम टी, ठीक है। अब देखो ये बिंदु ए को भी काट रहा है, सी को भी काट रहा है, बी को भी काट रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में जो तीनों के लिए सेम है, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए ने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, नज़र आ रहा है। सी ने कितना किया, सी ने इतना किया। और अगर बी की बात करूँ मैं तो बी ने इतना डिस्टेंस ही ट्रेवल किया पर्टिकुलर टाइम में। अब बताइए मुझे सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी रही, सबसे ज़्यादा स्पीड ए की रही, क्योंकि पर्टिकुलर इतने ही टाइम में, देखिए इतने ही टाइम में ए कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक डिस्टेंस पहुँचा, सी कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक, और बी कहाँ तक पहुँचा, सबसे लीस्ट, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, ए की। स्लोप के अकॉर्डिंग भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, फ्रॉम द अबव ग्राफ वी कैन कम टू अ कंक्लूजन दैट ऑब्जेक्ट ए हैज़ द हाइएस्ट स्पीड एंड ऑब्जेक्ट बी हैज़ द लीस्ट स्पीड। ए की सबसे ज़्यादा है, बी की सबसे कम है। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स देख लो थोड़ा सा, बी को इन्होंने सबसे लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, बी को यहाँ मत बना देना, बी सबसे लास्ट में दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा स्पीड ए की है
उसके बाद सी की है, उसके बाद बी की है। तो अगर मैं लिखूं तो सबसे ज़्यादा स्पीड ए असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद सी और उसके बाद बी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपको ग्राफ जब भी सॉल्व करना हो तो इस तरीके से बिना वैल्यू के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फोर्थ आंसर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमने अपनी वर्कशीट सॉल्व कर ली है। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है और 9th के बच्चे मेरे ऑलवेज फेवरेट हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बच्चे हैं और अपने ड्रीम्स को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। मुझे खुशी होती है कि आप लोग अपने ड्रीम्स को लेके, करियर को लेकर अभी से जागरूक हैं और सोचते हैं। तो अपने लिए एक आपको क्लैप करनी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं तो आपको अपने लिए क्लैप करनी है। अपने आप को, वो कहते हैं ना, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें। अपनी रिस्पेक्ट करनी सीखिए, ठीक है, अपने आप को वैल्यू देना सीखिए। तो अपने लिए क्लैप करिए और अपने लिए स्माइल करिए, क्योंकि स्माइल के साथ ही हम कोई काम अच्छा और पॉजिटिव करते हैं। दूसरा एक फैक्ट मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगी, तो देखिए, अगर आप चाहे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर, एनडीए में जाना चाहते हैं, जो डिफेंस के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, नेवल में, आर्मी में, तो इन सब के लिए, या किसी भी, या सीए, बैंकिंग, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बैठना है तो मिनिमम आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो होता है, आपको एक चीज़ करनी होती है, एक आपको ऑल ओवर सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अभी आप सिर्फ पढ़ाई की नॉलेज रख रहे हैं, उसके बाद आपको देश की नॉलेज होनी चाहिए, देश नहीं वर्ल्ड की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे मैम इतनी सारी चीज़ें इंसान को कैसे याद रहती हैं और कैसे पता चलती हैं? तो उसका एक गुरु मंत्र है। उसके लिए सारे लोग क्या पढ़ते हैं वो मैं बता देती हूँ। उसके लिए सब लोग एक स्पेशल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो सारे तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे उस न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, और उस न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदू। द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है, आज़ादी से पहले का है। और ये न्यूज़पेपर, चाहे आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कलेक्टर बनना है, ठीक है, हर किसी को यही न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। जो ये न्यूज़पेपर पढ़ता है उसे देश दुनिया सबकी खबर रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको आज पता करना है कि द हिंदू क्या होता है, ठीक है। जो बाकी न्यूज़पेपर आते हैं जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये होते हैं चाट मसाले वाले पेपर, ये स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ने चाहिए। आपके लिए होता है द हिंदू। अभी आपको शायद वो पढ़ने में समझ ना आए, क्योंकि उसकी इंग्लिश जो होती है थोड़ी टफ लैंग्वेज में होती है। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप 11th में जाएंगे, आपको हिंदू को पढ़ने की कोशिश करना है। उसका PDF मिल जाएगा आपको नेट पे, तो वहाँ से खोलकर, या फिर एक न्यूज़पेपर वीक में खरीद लिया, हफ्ते में 2 बच्चों ने मिलकर एक न्यूज़पेपर खरीद लिया, उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, एक पैराग्राफ पढ़ो और फिर उसमें देखो आपको कुछ समझ में आता है। अगर आप अभी से 11-12 से आदत डालेंगे तो आप कॉलेज में उसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे, और आपको देश दुनिया पूरा जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ के बारे में नॉलेज हो जाएगी। और इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को ग्रेजुएशन तक भी नहीं पता होता, और फिर वो जब सीधा न्यूज़पेपर पढ़ने जाते हैं तो उन्हें समझ में ही नहीं आता, क्योंकि बाकी न्यूज़पेपर और जो आपकी इंग्लिश है ना वो थोड़ी ईजी होती है, लेकिन जो द हिंदू की न्यूज़ होती है उसमें बहुत अच्छे एडिटोरियल आते हैं और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट उसमें लिखते हैं, तो उसकी इंग्लिश थोड़ी सी टफ होती है, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। आपके जो बड़े सीनियर भाई बहन हैं, ठीक है, जो आपके सीनियर्स हैं ग्रेजुएशन में, उन्हें भी दिक्कत होती है। तो अभी से आप इसके बारे में जानेंगे, और जिसको पता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर क्या होता है वो कमेंट में बोलेगा यस मुझे पता है। जिसके घर पे कोई तैयारी करता है उसे पता होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।